हेलो, मैं राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है। आज हम सीआरपीसी में आरोप के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चार्ज के बारे में सेक्शन 211 से 224 में बताया गया है। आरोप की परिभाषा सेक्शन 2B में दी गई है। इसमें ये बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का औपचारिक दोषारोपण जो एक या बहुशीर्ष हो सकता है, आरोप कहलाता है। आरोप का उद्देश्य अभियुक्त को यह बताना है कि किस अपराध या अपराधों के लिए उसका विचारण न्यायालय में किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध औपचारिक रूप से आरोप की रचना आवश्यकारी नहीं है। संबंध मामलों में औपचारिक आरोप की रचना नहीं होती, बल्कि आरोप सारांश बताया जाता है। औपचारिक आरोप की रचना वारंट मामलों में आवश्यक होती है, संबंध मामलों में नहीं। जब सत्र न्यायालय द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण किया जाता है, जो औपचारिक आरोप की रचना की जाती है, संबंध मामलों में नहीं। आरोप की रचना कैसे होती है? आरोप की रचना एक विहित प्रारूप में होती है। आरोप लिखित होता है, ये न्यायालय की भाषा में होगा। और आरोप का प्रारूप सीआरपीसी की अनुसूची सेकंड फॉर्म संख्या 32 में दिया गया है। इसमें सेक्शन 211, 12 और 13 के नियमों के अनुसार से आरोप की रचना की जाती है। सीआरपीसी की धारा 476 के अंतर्गत उच्च न्यायालय आरोप का प्रारूप विहित कर सकता है। अगर हाईकोर्ट ने सेक्शन 476 के अंतर्गत प्रारूप विहित कर दिया है, तो अधीनस्थ न्यायालय उसका ही अनुसरण करना होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रारूप विहित कर रखा है। दो प्रकार के प्रारूप बना रखे हैं, एक तो एक शीर्ष आरोप और दूसरा बहुशीर्ष आरोप। अब देखेंगे आरोप की अंतर्वस्तु। उसमें अंतर्वस्तु में क्या होता है? अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप की रचना की जाती है, उसमें अपराध का विवरण दिया जाता है। अंतर्वस्तु के संबंध में सेक्शन 211 में बताया कि इसके संबंध में अपराध का कथन होगा, जो विनिर्दिष्ट नाम यदि किसी विधि में है तो वह भी होगा उसमें अपराध का। यदि नाम नहीं है तो उस अपराध की इतनी परिभाषा देनी चाहिए जिससे अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाए कि उस पर किस अपराध का आरोप है। आगे आरोप से संबंधित विधि और उसकी निश्चित धारा का भी उल्लेख करना चाहिए जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, और यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है। इस बात का प्रमाण होगा कि मामले में विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त पूरी हो गई है। आरोप न्यायालय की भाषा में लिखना चाहिए। आगे देखेंगे जो आरोप की अंतर्वस्तु निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे यदि अपराध का कोई नाम है तो आरोप में अपराध का नाम दिया जाए, जैसे कि चोरी, सदोष मानववध, मानहानि, उद्यापन, लूट, डकैती, आपराधिक अत्याचार आदि। यदि अपराध का नाम नहीं है तो यदि कोई परिभाषा हो तो परिभाषा दी जाए। यदि अपराध की परिभाषा भी नहीं हो तो आपराधिक कार्य का वर्णन किया जाए, और यदि जिस तरीके से अपराध किया गया वह तरीका आरोप में दिया जाए। अगर आरोप में अपराध का नाम दे दिया गया है तो उस अपराध का गठन करने वाले सभी तत्व शामिल माने जाएंगे। सभी तत्वों को अलग अलग देना आवश्यक नहीं होगा। जिस अधिनियम की जिस धारा में अंतर्गत आरोप लगाया जा रहा है, उस अधिनियम एवं धारा का उल्लेख होगा। धारा जिसमें दंड विधित है वह लगेगी। इसमें वही धारा का लगेगी जिसमें वो दंड विहित किया गया, जिसमें परिभाषा किया है उसको नहीं लगा के उसमें दंड जो दिया गया है वही धारा लगती है। जिस व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्य किया गया उस संपत्ति व व्यक्ति का विवरण दिया जाए। अपराध करने का समय लगभग स्थान दिया जाए, मालूम हो जाए। और आगे देखेंगे संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग के मामले में यदि अभियुक्त द्वारा 2 या अधिक कार्य किए गए हैं तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक कार्य एवं रकम का वर्णन जरूरी नहीं है। इसी मामले में कुल अवधि एवं रकम का वर्णन कर दिया जाए। आगे देखिए आपराधिक न्याय संबंध के मामलों में अगर अभियुक्त ने 2 या अधिक कार्य किए हैं तो हर कार्य एवं रकम का वर्णन करना जरूरी नहीं है। ऐसी अवस्था में कुल अवधि व कार्य व रकम का वर्णन कर दिया जाए। यदि अभियुक्त का अभियोग एक ही प्रकार के 2 या अधिक अपराधों के लिए है तो ऐसे अपराधों का वर्णन आरोप में किया जाए। इस सेक्शन 219 में बताया गया इसके बारे में।
यदि पूर्व दोष सिद्धि के आधार पर यदि अभियुक्त अधिक दंड का भागी है तो पूर्व दोष सिद्धि का वर्णन आरोप में दिया जाए, लेकिन आरोप का यह भाग उस समय पढ़ा जाता है जब न्यायालय दंड की मात्रा पर सुनवाई करता है, आरोप में पढ़कर नहीं सुनाया जाता। प्रत्येक अपराध का निर्वचन उस विधि के अनुसार किया जाए जिसके अंतर्गत आरोप लगाया। प्रत्येक अपराध का निर्वचन उस विधि के अनुसार किया जाए जिसके अंतर्गत आरोप लगाया गया है। इस प्रकार ये आरोप की अंतर्वस्तु में इससे सभी सम्मिलित माने जाते हैं। अगर देखें आरोप में गलती या कि आरोप प्रारूप बनाया उसमें कोई गलती हो जाए तो उसको कैसे गलतियों का प्रभाव, इसके आरोप गलती के संबंध में सेक्शन 215 और बताया गया है। आरोप में गलती का क्या अभिप्राय है? यदि आरोप के अंतर्वस्तु के वर्णन में कोई कमी रहना है, आरोप में गलती है। आरोप में गलती का क्या प्रभाव होगा? आरोप की गलती का प्रभाव मुख्य रूप से ऐसी गलती की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि गलती मामूली है, नामात्री है और अभियुक्त को बुलावे में नहीं डालती, अर्थात अभियुक्त गुमराह नहीं हुआ हो, तो ऐसी गलती के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्धि को पास नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी गलती छोटी मोटी गलती है, इसके आधार पर अभियुक्त की दोष गुमराह नहीं हुआ है, तो ऐसी गलती के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि को पास नहीं किया जा सकता। यदि गलती तात्विक या सारभूत प्रकृति की है और इसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त बुलावे में पड़ गया है और अपना बचाव नहीं कर सकता, या इस गलती के परिणाम स्वरूप अभियुक्त के विरुद्ध अन्याय हो गया हो, तो ऐसी दशा में अपीलीय या परीक्षण न्यायालय अभियुक्त की दोष सिद्धि को पस्त कर सकता है। अपीलीय न्यायालय या परीक्षण न्यायालय आरोप में पुनः रचना कर सकता है। यदि यह लगता है कि अभियुक्त ने दूसरा अपराध किया है तो दूसरा आरोप लगाया जा सकेगा। यदि अपीलीय परीक्षण न्यायालय मामले में पुनः विचार हेतु विचारण न्यायालय को वापस भेज सकता है। अब देखेंगे आरोप में परिवर्तन। आरोप में चार्ज में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है, इसके संबंध में धारा 216 217 में बताया गया है। न्यायालय द्वारा आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है। एक परिवर्तन कब किया जा सकता है, ये देखेंगे। विचारण के किसी भी प्रक्रम में लेकिन निर्णय से पूर्व आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन सिर्फ विचारण के किसी भी प्रक्रम में लेकिन निर्णय से पूर्व आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है। विचारण के किसी भी प्रक्रम में लेकिन निर्णय से पूर्व ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आरोप में परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे? परिवर्तन के प्रभाव परिवर्तन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यदि परिवर्तन मामूली है और वह अभियुक्त के हित के विरुद्ध नहीं है तो न्यायालय विचारण प्रक्रिया को जारी रख सकता है। यदि परिवर्तन तात्विक या सारभूत प्रभाव डालने वाला है तो ऐसी अवस्था में न्यायालय पुनर्विचारण कर सकता है। नवविचारण या जिन साक्ष्य को परीक्षा हो सके उन्हें पुनः बुला सकता है, समन कर सकता है उनको। आरोप में परिवर्तन करके किसी नए अपराध को शामिल किया गया है और ऐसी अवस्था में विचारण हेतु सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। तो जब तक सरकार की या प्राधिकार की अनुमति नहीं मिल जाती, जब तक न्यायालय कार्रवाई को स्थगित कर सकता है। अब दो या अधिक आरोप सेक्शन के संबंध में पढ़ेंगे। सेक्शन 224 में बहुशीर्ष आरोप के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप दो या अधिक अपराधों का दोषारोपण करना। अगर अभियुक्त के विरुद्ध दो या अधिक अपराधों का दोषारोपण है और उनमें से एक या अधिक साबित हो जाता है और अन्य साबित नहीं होते हैं तो इन अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा जिन अपराधों को साबित हो गया है। उन अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा जिनके लिए आरोप साबित हो गए हैं। जो आरोप साबित नहीं हुए हैं या उन्हें ना साबित कर दिया गया है, उन अपराधों के आरोप से दोष मुक्त किया जाए। ऐसे आरोपों या आरोप को वापस लिया माना हो जाएगा। इसके लिए उन्हें दोबारा विचार नहीं होगा, अर्थात सेक्शन 300 का नियम लागू हो जाएगा। अर्थात एक अगर दोष सिद्धि अपास तो सेक्शन का नियम लागू नहीं है। अगर दोष सिद्धि अपास तो सेक्शन 300 का नियम लागू नहीं है। अनुकल्पित आरोप सेक्शन 225 में बताया गया। अनुकल्पित जब यह निश्चित है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है लेकिन वह निश्चित नहीं है कि कौन सा अपराध किया गया है, तो ऐसी अवस्था में अभियुक्त के विरुद्ध अनुकल्पित
आरोप लगाता है, अर्थात अभियुक्त ने खे या गे अपराध किया है। ऐसे आरोप को अनुपयुक्त आरोप कहते हैं। इन आरोपों में से अभियुक्त के विरुद्ध जो भी अपराध साबित हो जाता है, न्यायालय के द्वारा उस अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन देखें, क्या बिना आरोप के अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है? बिना आरोप के क्या अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है? इसके संबंध में सेक्शन 222 में बताया गया है। सत्र न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों में आरोप की औपचारिक रूप से के बिना विचारण नहीं हो सकता। अगर किसी विचारण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की औपचारिक रचना किया जाना आवश्यक है तो बिना आरोप रचना के विचारण नहीं होगा। सेक्शन 222 में जहां आरोप एक अपराध का लगाया गया है, लेकिन विचारण में साक्ष्यों के आधार पर दूसरा अपराध पाया जाता है, तो यदि अपराध उसी वर्ग का छोटा अपराध है तो उस अपराध के लिए से दोष किया जा सकता है, चाहे अपराध नहीं लगाया गया है। उदाहरण में देखेंगे, जैसे आरोप हत्या का, लेकिन अपराध मानव वध का, या घोरोपति या उपपत्ति का हत्या का प्रयत्न में से कुछ भी साबित हो जाता है तो दंडित किया जा सकता है, क्योंकि सभी अपराध एक ही वर्ग शरीर के विरुद्ध अपराधों में से हैं। अब देखें अपराध आरोप का संयोजन संबंध में सेक्शन 218, 219, 220, 223 में बताया गया है। संयोजन का क्या अभिप्राय है? संयोजन शब्दावली में दो बातें शामिल हैं। दो या अधिक अपराधों के लिए अपराधी का एक साथ विचारण किया जाना या दो या अधिक व्यक्तियों का एक साथ विचारण किया जाना को संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में दो शब्दावली शामिल, जैसे दो या अधिक अपराधों के लिए अपराधी का दो अधिक अपराधों का और व्यक्तियों का, एक से अधिक अपराधी हो सकते हैं और एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, इनको संयोजन करना। दंडिक मामले में संयोजन एक सामान्य नियम नहीं है, तो सामान्य नियम क्या है? इस संबंध में सामान्य नियम सेक्शन 218 में दिया गया है। सेक्शन 218 विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप होगा तथा ऐसे पृथक आरोप के लिए पृथक विचारण होगा। प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप और प्रत्येक आरोप का विचारण पृथक किया जाएगा। सामान्य नियम क्यों? क्योंकि संयोजन किए जाने से मामले के निस्तारण में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। संयोजन किए जाने से अभियुक्त बुलावे में भी पड़ सकता है और जिसके कारण वह अपना बचाव भी नहीं कर पाए। दो या अधिक अपराधों में कोई अंतः संबंध ही नहीं हो तो ऐसे में उनका संयोजन करना उचित नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति पर कलकत्ता में चोरी तथा जयपुर में हत्या का आरोप है, तो दोनों में से कोई संबंध नहीं हो तो उनका संयोजन करना उचित नहीं है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिसके लिए दो या अधिक अपराधों अथवा दो या अधिक व्यक्तियों का एक साथ विचारण किया जा सकता है। क्या अपवाद हैं? ये अपवाद हैं, कुल 4 अपवाद हैं। पहला है अभियुक्त व्यक्ति का आवेदन प्रार्थना, सेक्शन 218 परंतु तथा 223 का परंतु। अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर न्यायालय द्वारा संयोजन किया जा सकता है। अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर न्यायालय द्वारा संयोजन किया जा सकता है अगर दो या अधिक अपराधों के लिए किसी व्यक्ति का विचारण हो रहा है तो संयोजन के लिए एक ही विचारण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर न्यायालय अभियुक्त या न्याय हित में समुचीन समझे तो ऐसी अवस्था में न्यायालय एक ही विचारण का आदेश दे सकता है। ठीक इसी प्रकार जब दो या अधिक अभियुक्त विचारण किया जा रहा हो तो एक विचारण हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में न्यायालय उचित समझे कि संयुक्त एक विचारण न्याय हित में एवं अभियुक्त हित में है तो एक ही विचारण किया उपलब्ध दे सकता है और विचारण का आदेश दे सकता है। अब सेकंड पॉइंट है, इसमें एक ही प्रकार के आरोप को एकल विचारण, एक ही प्रकार के अपराधों के लिए एकल विचारण, सेक्शन 219 में जहाँ अभियुक्तों ने एक ही प्रकार के दो या अधिक अपराध किए हैं, जैसे सेक्शन 219 ऐसे अपराधों के लिए एक विचारण प्रावधान करती है। सेक्शन 219 में कितने अपराधों का एक विचारण होगा? सेक्शन 219 में जो संयोजन की बात की गई है वह सीमित प्रकृति की है। सेक्शन
19 के अनुसार एक ही वर्ष की अवधि में किए गए एक ही प्रकार के 3 अपराधों का सृजन किया जा सकता है। 219 कहता है कि एक ही वर्ष में की अवधि में किए गए एक ही प्रकार के 3 अपराधों का सृजन किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। भिन्न प्रकार के आरोप के लिए एक ही विचारण किया जाना। अगला पॉइंट है भिन्न प्रकार के अपराधों के लिए एक ही विचारण किया जाना। सेक्शन 220 में इस प्रकार है निम्न दशाओं में विभिन्न अपराधों के लिए एक विचारण किया जा सकता है। अगर अभियुक्त ने एक ही व्यवहार के दौरान दो या अधिक अपराध किए हों, उनके लिए एक ही विचारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे एक्स ने 8 वर्ष के बच्चे को उठाया, गला घोंटकर मार दिया और खड्डा खोदकर गाड़ दिया। उसमें 3 अपराध एक्स ने किए तो तीनों का एक ही विचारण हो सकता है। एक्स ने 8 वर्ष के बच्चे को उठाया, यह अपहरण का मामला हो गया, गला घोंटकर मार दिया, यह मर्डर का मामला हो गया, और खड्डा खोदकर गाड़ दिया एक साक्ष्य बिठाने का अपराध में हो सम्मिलित माना गया। अगर आगे देखेंगे अपराध एवं अपराध के प्रयत्न के लिए संयुक्त विचारण किया जा सकता है। अपराध एवं अपराध के प्रयत्न के लिए संयुक्त विचारण किया जा सकता है। संयुक्त विचारण किया जा सकता है जैसे एक दिन हत्या का प्रयत्न किया, अगले दिन हत्या कर दी गई, तो दोनों एक साथ विचारण किया जा सकता है। चुराई हुई संपत्ति के संबंध में अभियुक्त द्वारा किए गए विभिन्न अपराध जैसे चोरी करना, अपने कब्जे में रखना, उसे बेचना, 3 अपराध हैं, इनका एक ही विचारण हो सकता है। कूटकृत वस्तुओं के संबंध में किए गए विभिन्न अपराध। कूटकृत वस्तुओं के संबंध में किए गए विभिन्न अपराध जैसे नकली सिक्के बनाना, उनके पास रखना, उन्हें वितरित करना, उन्हें विभिन्न अपराध हैं, लेकिन एक विचारण हो सकता है। जहाँ 2 या अधिक कार्य मिलकर एक मुख्य अपराध का गठन करते हैं तो उसके लिए विचारण हो सकता है। जहाँ 2 या अधिक कार्य मिलकर एक मुख्य अपराध का गठन करते हैं तो उनके लिए एक विचारण हो सकता है। जैसे हाथ का काटना, नाक काटना, हत्या करना चाकू द्वारा, भिन्न कार्य लेकिन एक विचारण हो सकेगा। और देखिए 4.2 या अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण। सेक्शन 223 में बताया गया है 2 या अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण। निम्न दशाओं में 2 या अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण किया जा सकता है। जब 2 या अधिक व्यक्तियों एक ही अपराध करें, जब 2 या अधिक व्यक्ति एक ही अपराध करें, जैसे ए ने चाकू मारा, बी ने बाहर निकाल कर 2 घूंसे मारे, सी ने 2 लाठी मारी, एक्स मर गया, तीनों पर एक आरोप एक विचारण हो सकता है। एक आरोप एक विचारण हो सकता है सेक्शन 34 के IPC के नियम के अनुसार। सेक्शन 34 क्या कहता है IPC का जब संबंध आश्रय के अग्रसर में 2 या अधिक व्यक्तियों को अपराध किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक ऐसे जिम्मेदार होगा कि उसमें से प्रत्येक ने अकेले वह अपराध किया है। इस कारण अपराध में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति का एक विचारण होगा। एक ही समव्यवहार के दौरान 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के लिए एक विचारण हो सकेगा। एक ही समव्यवहार के दौरान 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के लिए एक विचारण हो सकेगा। जब अपराध आंशिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा एवं आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाए तो ऐसे व्यक्तियों का एक विचारण हो सकेगा, अर्थात दोनों व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो सकेगा। भागते अपराध करते हैं। जहाँ 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार के 2 या अधिक अपराध किए गए हों तो उनका संयुक्त विचारण हो सकेगा। जहाँ 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार के 2 या अधिक अपराध किए गए हों तो उनका संयुक्त विचारण हो सकेगा। जैसे एक टोली में 5 व्यक्ति हैं जो बाइक चोरी करते हैं, उनका संयुक्त विचारण हो सकता है। अपराध का दुष्कर्म करने वाला तथा दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप अपराध करने वाला संयुक्त विचारण किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र में भाग लेने वाले और ऐसे षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप अपराध करने वालों का संयुक्त विचारण हो सकता है। और आगे देखेंगे 7वां पॉइंट, चुराई गई संपत्ति से संबंधित अपराध करने वाले विभिन्न व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो सकता है। चुराई गई संपत्ति से संबंधित अपराध करने वाले विभिन्न व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो सकता है। जैसे एक चोर है, कब्जे में रखता है, ए ने चोरी की है, बी ने संपत्ति को कब्जे में रखा है,
जिन्हें उससे बेचा है, तीनों का संयुक्त विचारण हो सकता है। कूटकृत वस्तुओं के संबंध में, कूटकृत वस्तुओं के संबंध में अपराध करने वाले विभिन्न व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो सकता है। सिक्के बनाए ए ने, कब्जे में रखे बी ने और सी ने उन्हें वितरित किया। तीनों अपराधी हैं, तीनों पर तीनों का संयुक्त विचारण हो सकता है। इस प्रकार ये आज चार्ज आरोप का चैप्टर खत्म।